मान लो सही। नहीं, हमने तो तुमको मना किया था, पर ये आजकल के बच्चे हमारा मानते ही कहाँ है। तुम और खाओ पिज्जा, और खाओ आइसक्रीम, और पियो कोल्ड ड्रिंक। अब हो गए ना बीमार। क्या हुआ? कौन इतना खांस रहा है? अरे देखो ना पिताजी, ये बंटी, ये बाहर का खाता रहता है, ये बीमार हो गया। क्या हुआ? बापूजी, अब इसका ध्यान रखिए, मैं अभी आता हूँ। अरे दादाजी, आप ये कब आए? क्या हुआ बंटी बेटा? देखो ना, थोड़ा सा बुखार आ गया है और साथ में ठंड भी लग रही है। ये तुम आजकल के बच्चे बात बात पे बीमार पड़ जाते हो। हमारे जमाने में तो बच्चे तंदुरुस्त हुआ करते थे और इतने बीमार भी नहीं पड़ते थे। वो कैसे दादाजी? ये तुम्हारा आजकल का खाना पीना, पाव भाजी, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और खेलने के नाम पे तो क्या सिर्फ मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हो। तो दादाजी, आप क्यों नहीं बीमार पड़ते? आपकी तो उम्र भी मेरे से बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हारे जैसा ये सब नहीं खाता पीता था। तो दादाजी, आप क्या खाते हैं पीते थे? तो बाजरी का रोटला, बैंगन का भरता, घी, दूध, ये सब पौष्टिक आहार खाता पीता था और खेतों में सारा काम भी करता था। तो दादाजी, अभी मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं भी आपकी तरह तंदुरुस्त हो जाऊं? अभी तू शांति से सो जा बंटी बेटा, कल सुबह में तो करूंगा, ठीक है? पक्का? पक्का। से ध्यान रखना, ठीक हो जाएगा। चलिए साहब, चलते हैं। बंटी बेटा, क्या हुआ? डॉक्टर अंकल, कल से बुखार आ रहा है, सर्दी भी लग रही है और ठंड भी लग रही है। ऐसी बात है, चलो देख लेते हैं। आप देखो। ऐसा तो क्या खा लिया था? कुछ नहीं डॉक्टर अंकल, वो कल जो दाल भात बना था और सब्जी रोटी बनी थी वही खाई थी। अरे डॉक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। कल तो पिज्जा, पाव भाजी, कोल्ड ड्रिंक ये सब खा पी के आया था। आपके दादा क्या बोल रहे हैं? क्यों? अब क्यों नीचे देख रहा है? अरे बेटा, तू तो बाहर की ही चीज़ें खाता है, ये सब बाहर का नहीं खाना चाहिए। चलो अभी तो मैं दवाई लिख रहा हूँ तो ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, ये तो बार बार बीमार पड़ जाएगा। इसने अभी अभी पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी ये सब खाया, वो भी इस शरद ऋतु में, तो बीमार तो पड़ेगा ही ना। शरद ऋतु? हाँ, शरद ऋतु। सभी ऋतु में आहार और सभी रहने के लिए बदल जाता है। अच्छा, ऋतु अनुसार। तो कौन सी ऋतु में क्या करना है, कैसे रहना है, थोड़ा समझाइए। हाँ, मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये शरद ऋतु चल रहा है,
तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाता है, यानी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो इस गर्मी को शांत करने के लिए हमें इस ऋतु में दूध से बने हुए आहार, यानी जो शीतल है, दूध से बनी हुई चीज़ खानी है। जैसे हम श्राद्ध में खीर खाते हैं, तो ये भी उसी का एक कारण है। ऐसे ही घी जैसे आदि पदार्थ भी खाने चाहिए। मूंग खा सकते हैं, ये सब पदार्थ इस ऋतु के दरमियान खाने चाहिए। और आयुर्वेद में विरेचन, रक्त मोक्षण आदि कर्म भी इसी ऋतु में करने को बोला गया। अच्छा, तो और दूसरी ऋतु में हमें क्या क्या करना चाहिए, वो भी समझा दीजिए। हाँ, आगे हम हेमंत ऋतु की बात करें तो जैसे कि ठंडी के मौसम, जिसे हम हेमंत भी जानते हैं। हेमंत ऋतु में हम देखते हैं कि हमारी भूख बहुत बढ़ी हुई होती है, हमें बहुत भूख लगती है। तो इसकी वजह से हम जो खुराक ले रहे हैं वो भारी होना चाहिए, यानी दूध से बनी चीज़, गुड़, उड़द की दाल, ये सब चीज़ें उस ऋतु के दरमियान हमें लेनी चाहिए। सिर्फ खाना ही ज़्यादा खाना है ऐसा नहीं है, इस ऋतु के दरमियान हमें व्यायाम भी उतना ही करना है, क्योंकि जो खाना खाया है उसका पाचन प्रॉपर से हो, इसके लिए हमें व्यायाम भी इस ऋतु के दरमियान करना है। और दिवासों, यानी कि हमें दिन में नींद नहीं करना है। अब आगे हम जो उसके बाद यानी वसंत ऋतु की बात करते हैं। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। इसके कारण हमें क्या करना है, कफ का प्रकोप होने के कारण इस ऋतु में हम वमन आदि क्रिया आयुर्वेद में करने को बोला गया है। और खाने में क्या ध्यान रखना है, इस ऋतु के दरमियान हमारी अग्नि मध्यम होती है, यानी हमें खाने में पुराण गेहूँ, पुराण धान्य ये सब लेना है। और खास मध का सेवन इस ऋतु के दरमियान करना चाहिए, जो कफ को कम करता है। अब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें। ग्रीष्म यानी गर्मी ऋतु। उस ऋतु के दरमियान हमें खास तो ये ध्यान रखना है कि उस ऋतु के दरमियान हमारी अग्नि मंद होती है, यानी हमें ऐसा आहार, ऐसा खाना खाना है जो इजी यानी कि चड़क से पच जाए, ऐसा हमें आहार लेना है। इसमें हम क्या ले सकते हैं, जैसा कि मूंग की दाल पचने में बहुत इजी होती है, तो मूंग की दाल है, पुराण चावल है, पुराण गेहूँ है, ये सब आहार उस ऋतु के दरमियान लेना चाहिए। और ग्रीष्म में हमें आचार्यों ने बोला है कि ग्रीष्म ऋतु के दरमियान एक दिवास्वप्न हम कर सकते हैं, यानी कि हम दिन में सिर्फ ग्रीष्म ऋतु के दरमियान ही सो सकते हैं, क्योंकि वातावरण में जो रुक्षता होती है, यानी कि जो सूखापन हम समझ सकते हैं। ऐसे रुक्षता के कारण हम अगर दिन में भी सोएंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसलिए दिवास्वप्न एक ग्रीष्म में ही बोला गया है। ग्रीष्म ऋतु में ये सब ध्यान रखना है। और खास तो हमें पानी कैसा पीना है, मटके का जो ठंडा पानी हो ऐसा पानी पीना। और दूसरी बात कि ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल भी धूप में नहीं जाना, ठंडे प्रदेश में रहना, ये सब ग्रीष्म ऋतु में। अब उसके बाद आएगी वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में सबसे खास ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस ऋतु के दरमियान हमारी पाचन शक्ति यानी कि हमारी अग्नि जो होती है वो बिल्कुल मंद होती है। तो खाने में तो ध्यान रखना ही है, लेकिन अचानक बादल आ जाते हैं, वातावरण में चेंज आता है, उसके कारण हमें हमारे शरीर में वात के रोग की भी चिंता रहती है, तो उसका भी खास ध्यान रखता है। और नई बारिश की वजह से जो बाढ़ आती है, उसके कारण सब पानी जो आता है, नया पानी, उसके कारण रोग होने की शक्यताएँ बढ़ जाती है। तो इसलिए इस ऋतु में हमें वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों का भय रहता है। इसके कारण इस ऋतु में हमें सबसे ज़्यादा आहार और इस विहार यानी कि रहन सहन में ध्यान रखना है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये तो समझ गया, पर इसमें शिशिर ऋतु तो आई ही नहीं। तो शिशिर ऋतु में जो हमने हेमंत ऋतु में जो आहार और विहार यानी रहन सहन क्या करना है वो देखा, वही हमें शिशिर ऋतु में भी करना है, यह ध्यान रखना। और एक खास, जब दो ऋतुएं आती है तो दो ऋतु के बीच में ऋतु संधि यानी कि जो लास्ट वाली ऋतु, जैसे कि शरद ऋतु है तो उसके लास्ट के 7 दिन, और हेमंत ऋतु शुरू होने वाली है तो उसके पहले के 7 दिन, ये 14 दिन ऋतु संधि। इस ऋतु संधि में हमें खास ध्यान रखना है। जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में हम जाते हैं तो तभी आहार और रहन सहन में धीरे धीरे एक में से दूसरे में प्रवेश करना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। हाँ
हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये सारी चीज़ें बंटी को फॉलो करवाऊंगा और अब तो इस बंटी को बीमारी नहीं पड़ने दूंगा। बंटी बेटा, अब ध्यान रखोगे ना? दादाजी की सब बात मानोगे ना? कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाओगे। चलिए डॉक्टर साहब।